गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सब बच्चों के? क्लास शुरू हो गई आपकी? रामपाल, पुष्पम भी, राजीव, मनीष, टिंकू, नीतू, नितेश, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप बेटा सही से क्लास सुन पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो बढ़िया है, तो एक बार कमेंट करके बता देंगे। फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करेंगे शुरू, है ना। हीरामणि, पुष्पेंद्रा, विजय, बादल, स्टार्ट हो गया भाई क्लास। वेक्टर, कल की क्लास में एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको मैंने कहाँ तक बता दिया था। प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था, ठीक है। हम्म खुश रहो पुष्पेंद्र भाई, गजाला, विजय, संजू, क्लियर है सब? ठीक है। अरे बेटा, हम कल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, प्रक्षेप्य गति। तो उसमें हमने आपको बताया था कि भाई मान लो आपने ग्राउंड से थीटा एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट फेंका, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा और यहां जाकर टकराया। तो जहां पे बेटा इसने पहली बार टप्पा खाया, फर्स्ट टाइम, और जहां से आपने इसे फेंका, इन दोनों पॉइंट के जो बीच की दूरी है उसे हम बोलते हैं रेंज। ये है इसकी मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई, है ना। तो रेंज, और ये क्या है बेटा हमारे पास में? मैक्सिमम हाइट। चलो, अब ये जो हमें बेटा रेंज मिली, इसका फॉर्मूला हम कल की क्लास में लिख चुके हैं। अगर आपको याद हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी। हाइट आपको मिल चुकी है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2g। और कितना समय से लगेगा, कितने समय तक ये उड़ेगा? 2u sin θ/g। ये तीन बातें हमने पढ़ी, ठीक है। रेंज, हाइट और टाइम पीरियड, है ना। अब आज की क्लास में पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। बहुत ध्यान से आपको बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, पहले से मैं आपको आगाह कर रहा हूं, तो थोड़ा सोचना। जल्दी से एकदम जो मन में पहले ही आंसर आ जाए ना, समझ जाना हो तो गलती है, ठीक है। गफ्फार करो ये। बेटा क्वेश्चन मेरा ये है, आपने बेटा एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल में फेंका, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, 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 जा रहा है। बेटा जैसे ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अगर किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकेंगे, तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी, इसका वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। हम्म ये बताओ क्या होगा। पुष्पेंद्र भाई गलत हो गया, है ना। इतना आगाह करने का, इतना बताने का कुछ फायदा तो हुआ नहीं। और मैंने कहा था पहले ही जो मन में आएगा वो तो आंसर गलत है। संजू भी देखो तुम्हारा भाई है, इसने भी गलत कर दिया। एक तो आप लोग जीरो लिखना बंद करो। अब मुझे बताओ, आप किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं यू वेलोसिटी से, यू वेग से। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाएगा, आप कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। अगर बेटा इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो जुगा तो पत्थर ही तो यहाँ गिर जाएगा। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर यहाँ पे क्यों जा रहा है, यहाँ तक कैसे पहुंचा ये? भाई आप किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकते हैं ना, बेटा यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। कि जब आप मैक्सिमम हाइट पर, अधिकतम ऊंचाई पर, जो आप ये वेलोसिटी जीरो पढ़ते हो ना, वो पता कब होती है? जब किसी वस्तु को हम सीधे ऊपर फेंकें। मान लो कि मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, और इसमें बेटा मैं बिल्कुल सीधे ऊपर फेंकूं, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकूं यू वेलोसिटी से, तो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, 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 जाएगा। और जैसे अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, अधिकतम अपनी ऊंचाई पर पहुंचेगा,
तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी बेटा 0। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 तब होती है अगर ऑब्जेक्ट को हम सीधे ऊपर फेंक दें। विजय का भी गलत है, रोहित का भी गलत है, राजीव, नितेश, सबका गलत है। यहाँ देखो ये 45 कहाँ से है? अरे एंगल थोड़ा ना पूछ रहे भाई नितेश, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, कह रहा है जी 45। बेटा आपने एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, अगर सीधे ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी, एक पॉइंट पे 0, पर वहीं से वहीं ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहाँ पे देखना क्या होगी बेटा, किसी ऑब्जेक्ट को आप थीटा एंगल पर फेंकेंगे यू वेलोसिटी से, तो बेटा एक्चुअल में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के पास जो यू वेलोसिटी से आपने से फेंका, इस वेलोसिटी का एक हिस्सा इस पत्थर को, इस बॉल को आगे ले जाने में खर्च होगा, और इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, एक हिस्सा इसे ऊपर ले जाने में खर्च होगा। भाई आप एक चीज बताओ, आपने पत्थर को ऐसे फेंक रहे हैं, पत्थर ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, यहां पे जाकर टकराया, यानी कि पत्थर आगे पहुंच रहा है, यानी एक वेलोसिटी से आगे लेके जा रही होगी। और ये पत्थर बेटा यहां से था, ये जमीन से ऊपर भी जा रहा है, यानी कि एक वेलोसिटी से ऊपर लेके जा रही होगी। तो अगर बेटा वेलोसिटी जो है अगर ये थीटा एंगल पर है, तो अभी तक जब हम पढ़ रहे थे उन सब में क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट जो है एक ही डायरेक्शन में भागता था, एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो सारी की सारी जो वेलोसिटी है उसे एक ही डायरेक्शन में ले जाने में यूज हो रही थी। लेकिन यहाँ बेटा आप जब वेलोसिटी किसी थीटा एंगल पर हो तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक आगे वाला इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक। यानी इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आगे ले जाने में हेल्प करता है, एक ऊपर ले जाने में। तो बेटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसे लिख रहा हूं मैं वी एक्स से, और वर्टिकल कंपोनेंट को लिख रहा हूं मैं वी वाई से। ठीक, अभी बेटा अगर ये वेलोसिटी है यू और थीटा एंगल पे, जो बेटा एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है ना वो होता है कोस, यानी कि जो वी एक्स की वैल्यू होगी, अच्छा मैंने यहाँ पे यू लिख रखा है, तो एक काम करो, इसका बेटा एक कंपोनेंट होगा इधर यहाँ पे यू एक्स और एक इधर होगा यू वाई। ठीक, तो बेटा जो यू एक्स होगा वो क्या होगा, यू कोस थीटा, ये ओरिएंटल कंपोनेंट होता है कोस, और वर्टिकल होता है साइन, तो होगा ये हो जाएगा यू साइन थीटा। अब यहां पे देखना, यानी कि जो यू कोस थीटा वेलोसिटी है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये इसे आगे ले जाने में हेल्प करेगा, और यू साइन थीटा ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा। अच्छा, जो वेलोसिटी ऊपर ले जाने में हेल्प करती है वो बेटा मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाती है, क्योंकि जो ऊपर लेके जाएगी बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी काम करती है, तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर को होगा, जो ऊपर लेके जाएगी वो तो मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हो जाएगा 0, तो केवल ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा यू एक्स, यानी कि जो क्या है यू कोस थीटा, यानी मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगी बेटा वो यू कोस थीटा होगी, ना कि 0। तो ये हमारे पास में क्या है, जब कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है तो मैक्सिमम हाइट पर बेटा वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो शून्य होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ना वेलोसिटी का, वो तो थ्रू आउट मोशन सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। यहाँ पे वेलोसिटी यू कोस थीटा है तो इस वाले पॉइंट पर भी यू कोस थीटा होगी, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ भी यू कोस थीटा होगा, हर पॉइंट पे यहाँ पे भी यू कोस थीटा, यहाँ भी यू कोस थीटा, यहाँ भी यू कोस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फर्क नहीं पड़ता, कंपोनेंट केवल कौन सा बदलता है, वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में ग्रेविटी काम करती है, तो मैक्सिमम हाइट पर वो 0 हो जाता है। तो एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, तो थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के दौरान, पूरी गति के दौरान जो वेग का क्षैतिज घटक है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का यू कोस थीटा, वो नहीं बदलता। तो अगर किसी वस्तु को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी होगी यू कोस थीटा, यानी कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो चुका है, जबकि बाकी जगह वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। बस ये कि भाई यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा था, यहाँ थोड़ा सा यू साइन थीटा से कम हो चुका है, ओरिएंटल कंपोनेंट सेम है और थोड़ा सा कम हो गया है, और यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट 0। अब नीचे आएंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ेगा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, है ना, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे कि बेटा एक तो यू एक्स क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेग का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेग का क्षैतिज घटक, और यू साइन थीटा क्या है, यू वाई, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज लिखेंगे, 2 पॉइंट हमें लिखने हैं जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा, when an object is thrown at an angle theta with velocity u, at maximum height, the velocity of this object, at maximum height the velocity of this object becomes u cos थीटा। हिंदी में लिखेंगे, जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर फेंका जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग u कोस थीटा हो जाता है। तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग u कोस थीटा हो जाता है। जब किसी वस्तु को थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग u कोस थीटा हो जाता है। सेकंड लिखेंगे, इन प्रोजेक्टाइल मोशन the horizontal component in projectile motion the horizontal component of velocity, the horizontal component of velocity, ब्रैकेट में लिखेंगे, the horizontal component of velocity u cos theta remains constant throughout the motion, throughout the motion। हिंदी में लिखेंगे, प्रक्षेप्य गति में वेग का क्षैतिज घटक, प्रक्षेप्य गति में वेग का क्षैतिज घटक पूरे गति के दौरान नियत रहता है। प्रक्षेप्य गति में वेग का क्षैतिज घटक, ब्रैकेट में लिखेंगे u cos थीटा, प्रक्षेप्य गति में वेग का क्षैतिज घटक, ब्रैकेट में लिखेंगे u cos थीटा, पूरी गति के दौरान नियत रहता है, पूरी गति के दौरान नियत रहता है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि दोनों बातें आपको समझ में क्यों आई कि नहीं आई? भाई यहाँ पे जो है वेलोसिटी हमारी एक डायरेक्शन में नहीं है, किसी एंगल पर है, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्सिस की तरफ, एक वाई एक्सिस की तरफ। तो ये एक्स वाला है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हालांकि जरूर नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बने। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझो जो थीटा के साथ वाला होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ये तुम रट्टा मार लो कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही होता है, जरूरी नहीं है ऐसा। भाई मान लो मैं यहाँ पे ऐसे ले लूं, है ना, मैं बोल दूं कि भाई ये कोई v है थीटा एंगल पे, तो अब यहाँ पे अगर इसे 2 कंपोनेंट में आप तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट होगा थीटा के साथ वाला, एक थीटा से दूर वाला। तो थीटा के साथ वाला होगा कोस, तो ये बन जाएगा v कोस थीटा, और दूर वाला बन जाएगा v साइन थीटा। अब यहाँ देखो एक्स एक्सिस में तो साइन आ गया और वाई में कोस आ गया। तो आपको एक्चुअल में ध्यान रखना है कि जो थीटा के साथ में वो कोस होगा और एक कौन सा होगा बेटा हमारा साइन। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसमें
नहीं, दोबारा से नहीं बता सकते भाई, शुरू से क्लास देखो नहीं तो। ज्यादा होशियार मत बनो। 11:15 की क्लास में 11:15 बजे आओ, 11:30 बजे आओगे, 15 मिनट बाकी बच्चों की बड़ी कीमती है जो टाइम से आए, है ना। तो ये क्वेश्चन करना ही कि दोबारा बता दो 15 मिनट का, अपने आप में बाकी बच्चों की बेइज्जती करने वाली बात है ना, जो समय से आ रहे हैं। तो आपने क्या किया बेटा, ये जो यू वेलोसिटी से आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका थीटा एंगल पर, तो मैंने कहा कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब जो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है कि जो कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, जो चीज वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे जा रही है, ग्रेविटी ऊपर जा रही वस्तु की वेलोसिटी कम करती है और नीचे आती की बढ़ाती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं इसे रोकने के लिए, ऐसे बढ़ाने के लिए। तो जब कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है तो उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो हर पॉइंट पे बिल्कुल सेम रहता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट में। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है और वो मैक्सिमम हाइट पे तो कितना हो जाता है, 0। अच्छा, दूसरी चीज अब यहाँ पे एक बात समझना और ध्यान से। एक हमारे पास में बेटा सरफेस से हमने क्या किया, यू वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट फेंका थीटा एंगल पे, ये जा रहा यहाँ पे पहुंचा। अच्छा, मान लो कि टी समय के बाद मुझे पता करना है कि टी टाइम के बाद में भाई यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कोस थीटा था और यहाँ पे ये वर्टिकल क्या था बेटा, यू साइन थीटा। लेकिन टाइम टी के बाद में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कितना रह जाएगा घट के, अगर आपको ये पता करना हो। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, the horizontal and vertical component of velocity, टी समय के बाद वेग का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बताना आपको क्या होगा। समय टी के बाद वेग का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, और ऊर्ध्वाधर घटक। तो बेटा एक तो आपको बताना है कि मान लो यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंका, तो टी समय के बाद में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना होगा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, ये बताएंगे। आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बदलता ही नहीं है। फेंकते समय वेग का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कोस थीटा, तो आपने कहा कि थ्रू आउट द मोशन क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो आफ्टर टाइम टी बेटा क्या होगा, टाइम एट टाइम 0, अगर मैं टाइम 0 की बात करूं शुरुआत की, एट टाइम टी इजकल टू 0 पे, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यू कोस थीटा है और वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा। और टी समय के बाद क्या होगा, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही का वही रहेगा, वर्टिकल में चेंज आएगा। हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगा यू कोस थीटा ही, वर्टिकल बदल जाएगा। अब बेटा देखो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा ये बताओ। तो आपको पता ही है, अगर आपको टी समय के बाद वेलोसिटी चेक करनी है तो हमें पता ना कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो टी समय के बाद बेटा आपको वेलोसिटी निकालनी है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है टी समय के बाद। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा। टाइम 0 पर तो जो वर्टिकल कंपोनेंट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, देखो आपको भाई टी समय के बाद में वेलोसिटी का क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी भी तो वर्टिकल कंपोनेंट वाली लेनी पड़ेगी, ठीक। अब देखो आपको टी समय के बाद में पता करना है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यू साइन थीटा से घटके कितना रह जाएगा। तो बेटा इनिशियली कितनी थी, यू साइन थीटा। जब कोई चीज ऊपर जाती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है जी और ये टाइम है टी। तो वर्टिकल कंपोनेंट बेटा यू साइन थीटा नहीं रहेगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ओरिएंटल तो यू कोस थीटा का यू कोस थीटा ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट घटेगा, यानी कि यू साइन थीटा में से कुछ घटना चाहिए। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो यू साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर रह जाएगा। तो ये झुका तो वही है जो शुरुआत में था,
और ये बेचारा यू साइन थीटा से घट के माइनस जी टी के बराबर हो गया है। तो अब हमें क्या पता चल गया है, अगर हम आज की क्लास यहाँ शुरुआत से देखें, हमने क्या देखा कि जब कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में है, कोई वस्तु प्रक्षेप्य गति में है, तो अगर उसे यू वेग से थीटा कोण पर हम फेंकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं वेलोसिटी के। एक होगा हॉरिजॉन्टल यू कोस थीटा, वर्टिकल यू साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल याद रखो कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा सेम रहेगा। तो मैक्सिमम हाइट पर भी तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो क्या रहेगा, यू कोस थीटा ही रहेगा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो घटने लगता है वो, और घटते घटते मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है 0। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु प्रक्षेप्य गति में है तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी बचती है, यू कोस थीटा के बराबर बचती है। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि क्या चीज कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अगर टाइम 0 पे अगर हम देखें शुरुआत में, बिल्कुल जस्ट शुरुआत में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था, वर्टिकल ये था। लेकिन कुछ समय के बाद अगर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही का वही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट घट के हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे हैं एक बार बताना मुझे यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आया, और ईमानदारी से बताएंगे जो भी बच्चा लेट आया है वो तुरंत क्लास को छोड़ दे, जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद देखना, वो कमेंट ना करे बिल्कुल भी। तो मैं एक बार देखूं कितनों को आया। बिल्कुल होशियार मत बनना, ठीक है, जो लेट आए हैं, निहित एमडी वाले, एमडी जैसे बच्चे। विजय, टिंकू, नीतीश, प्रवेंदु। लास्ट पॉइंट बेटा मैंने बताया, देखो अब आपने यहां से जब ये ऑब्जेक्ट फेंका यू वेलोसिटी से, नीतीश भाई इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कोस थीटा है, वर्टिकल है यू साइन थीटा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखूं, यानी कि एक्स डायरेक्शन को अगर मैं देखूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक चीज बताओ मुझे, जो एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है ना जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारा एक्स डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि बेटा एक्स डायरेक्शन में क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वर्टिकली कंपोनेंट पे फर्क पड़ता है। क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, जो वस्तु ऊपर जा रही होती है उसकी स्पीड घटा रही होती है, नीचे वाली की बढ़ा रही होती है ग्रेविटी, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो शुरुआत में अगर यू कोस थीटा थी, तो आफ्टर टाइम टी भी वो यू कोस थीटा की यू कोस थीटा ही रहेगी। तो शुरुआत में भी टाइम जीरो पे यू कोस थीटा थी, तो वो समय टी के बाद भी यू कोस थीटा रहेगी। लेकिन देखो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, तो वाई डायरेक्शन में शुरुआत की वेलोसिटी तो यू साइन थीटा है। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, आप कहेंगे सर यू साइन थीटा। आपको टी टाइम के बाद में वेलोसिटी बतानी है, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है फाइनल वेलोसिटी का। तो अगर आपको बेटा वाई डायरेक्शन में आपको टी समय के बाद वेलोसिटी पता करनी है कितनी है, तो वाई डायरेक्शन में आपको फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी तो वाई डायरेक्शन वाली ही लेनी पड़ेगी। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, यू साइन थीटा। जब कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है तो मैंने कहा था उसका एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर लेते हैं, और टाइम तो टी है ही, क्योंकि टी टाइम के बाद हमें पता करना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में शुरुआत की वेलोसिटी तो यू साइन थीटा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो यू साइन थीटा ना रहकर यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगी। ये बताया मैंने, कुछ और बताया ही नहीं है। अच्छा एक चीज और देखते हैं, ये बेटा मैंने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट फेंका, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है जाकर टकराया। तो एक क्वेश्चन हमारे से पूछता है वो कि मैक्सिमम हाइट पर अधिकतम ऊंचाई पर, मैक्सिमम हाइट पर अधिकतम ऊंचाई पर आपको बताना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना बनेगा एट मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट the angle between velocity
एंड एक्सेलरेशन। अधिकतम ऊंचाई पर वेग और त्वरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अधिकतम ऊंचाई पर वेग और त्वरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई पर वेग और त्वरण, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब बेटा यहाँ एक चीज देखो, जब आपने किसी वस्तु को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका तो अधिकतम ऊंचाई पर कह रहा है कि वेग और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना होगा। तो बेटा अधिकतम ऊंचाई पर आपको पता है कि वेग कितना होता है। अगर u वेलोसिटी से फेंका आपने तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी वेलोसिटी तो होगी u cos थीटा, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है। और एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है, आप किसी फुटबॉल पे लात मारते हो तो फुटबॉल नीचे क्यों आ रही है, वो ग्रेविटी खींच रही है। यानी कि जब कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो मैक्सिमम हाइट पर हम चेक करेंगे बेटा, एक्सेलरेशन तो हमेशा पूरे मोशन में कहीं भी चेक करो, जी तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, नीचे हर जगह जी नीचे की तरफ ही लगेगा। अब मैक्सिमम हाइट पर अगर हम चेक करें तो वेलोसिटी बेटा क्या हमारी इस डायरेक्शन में है u cos थीटा, और एक्सेलरेशन जो है वो है जी इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का कोण 90 डिग्री बनता है। क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जो होती है बेटा वो क्या होगी, इसका केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। और ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करती है वाई डायरेक्शन में, तो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। तो अगर कोई वस्तु प्रक्षेप्य गति में, सब बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कल की क्लास में, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपको मैक्सिमम रेंज प्राप्त करनी है तो आपको पत्थर जमीन से फेंकना चाहिए 45 डिग्री के एंगल पे। आपको मैक्सिमम हाइट प्राप्त करनी है तो आपको जमीन से एंगल बनाना चाहिए 90 डिग्री। जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ फॉलो किया जाता है, ये जो मार्ग है, इस मार्ग को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, परवलयाकार मार्ग बोलते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, u cos थीटा होती है। मैक्सिमम हाइट पर जीरो वेलोसिटी होती है अगर हम किसी वस्तु को सीधे ऊपर फेंकें। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी इधर को है u cos थीटा, और ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करती है। तो जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन त्वरण है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कभी नहीं बदलेगी, वो सेम रहेगी। वर्टिकल कंपोनेंट बदलता है। तो अभी u sin थीटा है शुरुआत में, तो t समय के बाद u sin थीटा ना रहकर u sin थीटा माइनस gt के बराबर हो जाता है। ये बातें तो बताई आपको अभी तक मैंने, है ना। अच्छा, दूसरी चीज एक और ध्यान रखना बेटा, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका, मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, घटते घटते u cos थीटा। अभी पत्थर नीचे की तरफ को आएगा तो उसकी वेलोसिटी बेटा फिर से बढ़ने लगेगी। भाई u cos थीटा तो फिक्स है ही, वो तो बदलेगा ही नहीं, पर जब नीचे की तरफ को आएगा तो ग्रेविटी अब इसकी स्पीड बढ़ाने लगेगी, यानी कि u sin थीटा बढ़ने लगेगा। यानी कि जब कोई पत्थर ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी घटते 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 मैक्सिमम हाइट पर हो जाती है u cos थीटा। जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी बेटा बढ़ते 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 फिर से u हो जाएगी, जैसे वो जमीन पर टकराने वाला होगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जितनी वेलोसिटी से फेंकते हैं वो ठीक उसी वेलोसिटी से जमीन पर आके टकराता है। जिस एंगल पर फेंकते हैं वो ठीक उसी एंगल पर जमीन से आके टकराता है। तो किसी वस्तु को जितने वेग से और जिस एंगल पर फेंका जाता है वो उतने ही वेग और उतने ही एंगल से जमीन पर आके टकराएगा। तो यहां पे एक चीज लिखेंगे हम, एनी ऑब्जेक्ट बहुत आराम आराम से बता रहा हूं, मेरे तो देखो मैं, अगर आप साथ में पेन लेके लिख रहे हैं मेरे साथ साथ, खाली मोबाइल जो चला के सुन रहा है उसकी तो मेरी गारंटी नहीं है, तो मेरे साथ साथ लिख रहा है रफ कॉपी पर, उसके पास एक पेन है, वो इजीली समझ जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, है ना। तो एनी ऑब्जेक्ट हिट्स द सरफेस with the same speed, any object hits the surface with the same speed and same angle as it was projected हिंदी में लिखेंगे, कोई भी वस्तु ठीक उसी चाल और कोण से जमीन पर आकर टकराती है जिस पर उसे फेंका गया था। कोई वस्तु ठीक उसी चाल
कोई वस्तु ठीक उसी चाल और कोण से जमीन पर आकर टकराती है जिस पर उसे फेंका गया था, जिस पर उसे फेंका गया था। आगे बात समझ में? अच्छा, अब एक मैं बड़े से क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। जब मैं रात को 9 बजे क्वेश्चन कराता हूँ ना, वीक में 2-3 दिन, उसमें क्वेश्चन हमने पूछा था बच्चों से। ये क्वेश्चन करेगा बेटा कोई बच्चा? फिर ट्राई करो, देखते कौन करेगा। बेटा थोड़ा दिमाग लगाना है, जैसे आप सोच रहे हो ना वैसा नहीं होगा क्वेश्चन। हम्म। टिंकू जिया, प्रवेंदु, नितेश, बादल, लाइन से सबका गलत। बेटा इसमें क्या है, एम द्रव्यमान का एक कण क्षैतिज से 45 डिग्री कोण बनाते हुए वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। जब कण समतल भूमि पर उतरेगा तो उसके संवेग में परिवर्तन बताइए। देखो अगर मैं आपसे कहता, बेटा बड़े ध्यान समझो, यहाँ पे जो आपको पार्टिकल है ना, ये इसका मास एम है, ठीक है। ये वी वेलोसिटी से आपने फेंका 45 डिग्री के एंगल पर, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी, और आपने इसे फेंका 45 डिग्री के एंगल पे। तो कुछ ऐसे जाके यहां टकराएगा, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, अगर ये पार्टिकल बेटा मेरा एक सीधी रेखा में जा रहा होता, सीधी रेखा में, इसका मास m है और वेलोसिटी v है, और टकराने के बाद में ये ठीक इसी डायरेक्शन में वापस आ जाता v वेलोसिटी से ही, तो फिर तो आप इसके मोमेंटम में चेंज बड़े आराम से बता सकते थे। मोमेंटम में चेंज क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बेटा फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। बेटा फाइनल मोमेंटम v वेलोसिटी से वापस आ रहा है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। अब इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी। मुझे एक चीज बताओ भाई, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे तो बेटा इधर वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा, या मैंने इस वाली को पॉजिटिव ले लिया तो इस वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा mv, तो मेरा हो जाएगा mv प्लस mv, तो 2mv आ जाएगा। तो ये जो बहुत सारे बच्चे 2mv बता रहे हैं, ये तब होता अगर कोई पार्टिकल एक सीधी रेखा में चल रहा होता। एक पार्टिकल सीधी रेखा में चल रहा है, एक अंकित का सही है बस, v वेलोसिटी से, और टकरा के वापस आ रहा है, तो जाने वाली वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आने वाली निगेटिव होगी। तो जब, या फिर ऐसा समझो कि मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, जाने वाला मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो आने वाला नेगेटिव होगा। तो मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये मोमेंटम मान लो कि मैंने फाइनल वाला ले लिया पॉजिटिव, तो फिर आने वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हो तो एक नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो mv प्लस mv 2mv तब बनता। लेकिन बेटा यहाँ पे जो आपका जो पार्टिकल है वो एक सीधी रेखा में नहीं चल रहा है। यहाँ देखो क्या होगा, आपने v वेलोसिटी से फेंका जमीन पर, और जमीन पे v वेलोसिटी से आकर टकराएगा।
भाई ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव आप लेते हो, मैंने कहा था ये केवल तभी ले सकते हैं आप, याद करो मैंने बताया था आपसे कि आप डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, केवल तभी लेंगे अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो दो डायरेक्शन हो सकती है, यहाँ ये डायरेक्शन ये है और यहाँ को ये है, इसमें क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, ऐसे कैसे ले लोगे। अब यहाँ देखो, अब एक बात समझो, कोई ऑब्जेक्ट जितनी आप वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, जितनी स्पीड से फेंक रहे हैं और जिस एंगल पर फेंक रहे हैं उसी से आकर टकराएगा। अब यहाँ पे एक बात समझना, अगर मैं यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट कर लूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट बनता है वी कोस थीटा, तो यहाँ पे बनेगा ये वी कोस 45 और ये बनेगा हमारा यहाँ पे वी साइन 45। ऐसे बेटा ये वी से टकराएगा सेम एंगल पे, ये क्या बनेगा हमारा एंगल के साथ वाला वी कोस 45 और ये बनेगा हमारा वी साइन 45। और आप यहाँ पे देख भी लो, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, यहाँ पे भी वी कोस 45 और यहाँ भी वी कोस 45 है और डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ वी साइन 45 है या वी साइन 45 है। अब बेटा मुझे मोमेंटम में चेंज निकालना है। अगर मैं वेलोसिटी के मेरे दो कंपोनेंट कर लिए मैंने, एक कर लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कर लिया वर्टिकल में, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में तो बेटा मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो आएगा 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वी कोस 45 है और फाइनल भी वी कोस 45 है, दोनों के डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर इसका मोमेंटम पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव ही होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल में से जब इनिशियल घटाएंगे तो फाइनल पॉजिटिव, माइनस इनिशियल भी पॉजिटिव था, तो फाइनल अगर पॉजिटिव है और माइनस के बाद जब इनिशियल पॉजिटिव होगा तो माइनस माइनस करके 0 हो जाएगा। वो तो समझ रहा हो ना बात को भाई, आप ये समझो एक्स डायरेक्शन में क्या है, मोमेंटम में चेंज निकालना, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी कोस 45, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल कितनी है वी कोस 45। अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि भाई ये अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एक्स डायरेक्शन में तो बेटा कितना हो जाएगा हमारा 0, मोमेंटम में चेंज 0। लेकिन बेटा वाई डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी भले वी साइन 45 है और फाइनल भी वी साइन 45 है, पर ये दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये देखो सीधा ऊपर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो सीधा नीचे वाली क्या लेंगे माइनस की लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे वाई डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज तो कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में वी साइन 45 माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, अगर आपने ये वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया तो फिर ये वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस वी साइन 45, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा मेरे पास एम वी साइन 45 प्लस एम वी साइन 45 यानी कि 2 एम वी साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसे हम सोल्व करेंगे तो √2 mv आंसर आ जाएगा। तो √2 mv यानी कि सी ऑप्शन जिसका है उसका ठीक है, बाकी सबका गलत है। ये बेटा वेलोसिटी के साथ प्लस माइनस का नाटक केवल तभी क्या करो अगर ऑब्जेक्ट केवल आपको एक्स डायरेक्शन में ही आगे पीछे चलता हुआ दिखे या वाई में ही ऊपर नीचे एक ही डायरेक्शन हो। ये नहीं कि आप सोचोगे हाँ सर जी यहाँ ये वाली वेलोसिटी आपने लेके बैठ गए पॉजिटिव और ये वाली लेके बैठ गए नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फाइनल में सब इनिशियल करेंगे तो जैसे यहां की तरह कर दिया 2 mv बताने लग गए। वो एक ही डायरेक्शन के लिए ठीक है कि आप एक्स में गए थे आगे और फिर एक्स में ही पीछे आ गए, या आप वाई में ऊपर गए और वाई में ही नीचे आ गए। तो जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो तो बेटा आपको वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ता है। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसके साथ दिक्कत क्या है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा ना ही उसकी डायरेक्शन बदल रही। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ना इसकी डायरेक्शन बदली और ना ही इसका क्या बदला बेटा वैल्यू बदली, ना इसकी डायरेक्शन। तो फाइनल मोमेंटम भी अगर पॉजिटिव है तो इनिशियल भी पॉजिटिव है, तो जितना पॉजिटिव इनिशियल है उतना ही फाइनल भी है, तो फाइनल में से इनिशियल घट के 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ये वी साइन 45 है, ये भी फाइनल वी साइन 45 ही है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। आगे बात समझ में, बढ़िया। चलो आपको एक और ये अगर आप में से कोई धुरंधर कर पाए, ये कह रहा है कि ए रिजिड बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक ए रिजिड wall and get reflected without loss of speed as shown in figure, the value of impulse imparted by volt to the ball। बेटा impulse मैंने आपको बताया था, impulse का मतलब होता है मोमेंटम में चेंज, impulse होता है चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। इस क्वेश्चन में आपसे मोमेंटम में कितना चेंज होगा ये पूछ रहा है कि मोमेंटम में क्या चेंज होगा। देखो यहाँ बेटा एक ऑब्जेक्ट है, ये m मास का है, v वेलोसिटी से गया और टकरा के वापस आया,
तो यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ले ली तो इसकी नेगेटिव ले ली। वो काम केवल कब होता है, ऑब्जेक्ट केवल या तो एक्स डायरेक्शन में आगे पीछे दिखे या वाई में ही ऊपर नीचे दिखे। कभी यहाँ पे भी कर दो ये, तो आप समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसे वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ऐसे यहाँ पर भी दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और ये वाला करो, सभी सब बच्चे ट्राई करेंगे। सब हाथ में पेन और रफ कॉपी लेके करेंगे। करो ये। रामपाल, नीतीश, सतीश, कुछ आंसर आ रहे हैं। सतीश का गलत दिख रहा है, नीतीश का भी गलत लग रहा है, रामपाल का सही है। देखो बेटा, मुझे एक चीज बताओ। सबसे पहले आपको पता है कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे, तो बहुत सारे देखो बच्चे थोड़ा सा हल्का सा फंस जाते हैं। आप यहाँ पे एक बात समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये v है थीटा एंगल पर, तो बेटा इसके आप दो कंपोनेंट तो तोड़ लोगे बड़े आराम से, v कोस थीटा और v साइन थीटा। तो यहाँ बड़े ध्यान से देखना बेटा, जब आपने इसका v को तोड़ा ना कंपोनेंट में, ये तीर आपको बाहर की तरफ को निकल रहा है, तो इसका x कंपोनेंट में तीर बाहर की तरफ को जा रहा है, और यानी कि तीर की डायरेक्शन तीनों में एक जैसी एक तरफ को दिखेगी। ऐसा नहीं है कि इसका जब v कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इसका तीर अंदर की तरफ को ले लोगे आप, नहीं। तो यहाँ देखो ऐसे ही जब बेटा आप इसे दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे इस v वेलोसिटी को, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इसमें। तो बेटा अगर तीर अंदर की तरफ को जा रहा है तो उसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वहां भी तीर अंदर की तरफ को जाएगा और यहाँ भी अंदर की तरफ को जाएगा, है ना। अब बस हमारा काम हो गया। तो ये हमारे पास क्या है v, तो इसका बेटा ये सात वाला कंपोनेंट क्या बनता है, कोस, तो ये बन जाएगा v कोस 60, और दूर वाला क्या बनता है साइन, तो ये बन जाएगा v साइन 60। अब इसके भी दो कंपोनेंट तोड़ो, यहाँ बाहर को निकल रहा है तो उसका ये वाला कंपोनेंट भी बेटा बाहर की तरफ को जाएगा और यहाँ भी बाहर की तरफ को निकलेगा। तो 7 वाला तो होता है कोस, तो ये वाला भी क्या हो गया v कोस 60, और ये वाला क्या हो जाएगा v साइन 60। बेटा अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी जो है v साइन 60 है, v साइन 60 y डायरेक्शन में है ना, और इनके डायरेक्शन भी सेम है, तो यानी कि y डायरेक्शन में तो मोमेंटम में चेंज आ जाएगा जीरो। तो y डायरेक्शन में जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो तो जीरो आएगा, क्योंकि भाई इनिशियल मोमेंटम जितना होगा उतना ही फाइनल भी होगा, और डिफरेंस के लिए माइनस लगाएंगे तो जीरो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें इस x डायरेक्शन में, बेटा ये वाला v कोस 60 इस डायरेक्शन में है और ये वाला v कोस 60 इस वाली डायरेक्शन में है। तो यहाँ अगर मैं जब x डायरेक्शन की बात करूंगा, x डायरेक्शन की, तो मोमेंटम में चेंज कैसे निकलता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी, v कोस 60 माइनस, अगर बेटा आपने ये वाली वेलोसिटी, अगर आपने ये वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया तो ये वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस v कोस 60, तो हो जाएगा हमारे पास 2mv कोस 60। 2mv कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे मोमेंटम में चेंज आएगा खाली mv, यानी कि बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, जब कभी भी मोमेंटम में चेंज आपसे पूछे और वेलोसिटी आपकी कुछ एंगल पर हो, तो आप उस वेलोसिटी को कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जो v था ये, तो बेटा एक कंपोनेंट ये बना v कोस 60 और ये बना v साइन 60, ये वापस गई
तो एक बना हमारे पास v cos 60, एक बना v sin 60। तो y डायरेक्शन में यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो सेम भी है और डायरेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पे तो मोमेंटम में चेंज 0 आ जाएगा। लेकिन x डायरेक्शन में एक वेलोसिटी ये है और एक इधर को है, तो अगर एक वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो फाइनल मोमेंटम में सिर्फ इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। अगर आपने इस वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव रखा है तो दूसरे वाले को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो जुड़ के आ जाएगा, है ना। ऐसे एलपी के लिए बैच कब तक आएगा भाई, एलपी का कर ले तो इससे हो जाएगा एलपी का तेरा, ठीक है। फिजिक्स वाला पार्ट तो अब 10 बार एक ही चीज पढ़ेगा क्या, आगे बात समझ में। तो अभी तक देखो एक बार फिर से मैं मोटा मोटा आपका रिवाइजन करा देता हूं। यहां तक जितना हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा, किसी वस्तु को हम जितनी वेलोसिटी से फेंकते हैं वो ठीक उतनी वेलोसिटी से जमीन पर आकर टकराएगी। किसी वस्तु को हम जिस एंगल पर फेंकेंगे वो ठीक उसी एंगल पर जमीन पर आकर टकराएगी। तो जिस कोण पर और जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं ठीक उसी कोण और उसी वेलोसिटी से वस्तु जमीन पर आकर टकराती है ना। फिर एक दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि जब आप मोमेंटम में चेंज निकालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन वाले केस में, या मोमेंटम में चेंज आप तब निकालेंगे जब वेलोसिटी किसी एंगल पर हो। तो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आपको करने आने चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल। एक कंपोनेंट होगा जो एंगल के साथ होगा वो कोस होता है, और जो कंपोनेंट एंगल से दूर है वो होता है साइन, है ना। तो अब जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में मोमेंटम में चेंज वाला क्वेश्चन किया था, इससे पिछले वाला क्वेश्चन, तो वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जब u cos 45 बना था, u cos 45 तो 0 आया था। फिर वर्टिकल वाला हमने सोल्व किया था तो mv√2 जिसका आंसर आया था। तो मोमेंटम में चेंज वो हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे निकाल सकते हैं हमने वो पढ़ लिया। दूसरा मैक्सिमम हाइट पर स्पीड कितनी होती है हमने ये पढ़ लिया प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चीज नहीं बदलेगी ये हमने पढ़ लिया। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा वो हमने पढ़ लिया, है ना भाई। उसके लिए आपको फिर सचिन देखना पड़ेगा, पोस्टर देखने पड़ेंगे भाई। अब या फिर जो नंबर लिखा होता है ना उस नंबर पे कॉल करके पता करो। अब हमें यार मैं अपने घर से क्लास लेता हूँ, मुझे पता नहीं होता कौन सा बैच कब आएगा क्या नहीं, तो जो लिखा हो उस पर आप कर लेंगे। एक सेकंड रुकना। हम्म एक बीपीएससी टीचर का ऐसे में काम आएगा। अरे बीपीएससी वाले टीचर वाला जो पेपर जो इसकी कह रहे हो ना, ट्री जो हुआ भी हुए 2 पेपर हो गया है, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसका अगर आधा भी पूछ लें तो बहुत बड़ी बात है वो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बेटा मैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये जिन पेपरों में थोड़े आसान कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनके लिए। तो देखो साइंस स्पेशल बैच है तो भाई थोड़ा तो देखो इसमें डिटेल में हमें जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। यही अगर होता एसएससी का बैच तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ना, और आज मैं 10 मिनट और पढ़ाता तो ये खत्म हो जाता। यही अगर जीएस स्पेशल का बैच होता तो 1 घंटे में खत्म कर देता मैं, 1 सवा घंटे में। और यही अब साइंस स्पेशल का बैच है, भाई थोड़ा समय लगेगा डिटेल में पढ़ना इसमें हमें। अब यहां देखो, ये बेटा ये जो आपको रेंज मिलती है ये, और जो आपको हाइट मिलती है ये, इनके मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूले तो बता दिए हैं, दोनों के अलग अलग, है ना। लेकिन इस रेंज और हाइट का कंबाइंड फॉर्मूला भी है जो बड़े काम का है। इवन उसे एसएससी जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रखा है तो समझेंगे। एक फॉर्मूला जिसमें हाइट भी आ रही हो प्रोजेक्टाइल की और उसकी रेंज कितनी मिल रही है वो भी आ रही हो, तो उसका बेटा फॉर्मूला है हमारे पास h/r इजकल टू tan θ/4। ऐसे याद रखना, हरियाणा रोडवेज HR है ना, हरियाणा रोडवेज h/r इजकल टू tan θ/4। ये फॉर्मूला में याद रखना है जब प्रोजेक्टाइल की हाइट और रेंज दोनों की अगर एक साथ बात की जाए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब यहां उसने क्वेश्चन पूछा क्या, इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पेपर में बड़ा एक प्यारा क्वेश्चन आया, उसने कहा कि किसी प्रोजेक्टाइल को हम किस एंगल पर फेंकें, किसी प्रोजेक्टाइल को हम किस एंगल पर फेंकें कि
जो हमें रेंज मिली है और जो हमें हाइट मिली है वो दोनों बराबर आए। तो रेंज और हाइट दोनों बराबर आए, इसके लिए हमें प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पर फेंकना पड़ेगा। यानी अगर मैं चाह रहा हूं कि जैसे मैंने कोई फुटबॉल ली, ठीक है, मैंने एक फुटबॉल ली और उस फुटबॉल को मैंने एक लात मारी, है ना, फुटबॉल पे लात मारी, वो फुटबॉल जा रही है, जा रही जा रही, जमीन पे जाकर टक्कर मारी उसने। तो मैं चाह रहा हूँ अगर मेरी फुटबॉल की रेंज अगर 10 मीटर की मिली तो बीच में जो मैक्सिमम हाइट है वो भी 10 ही मीटर आए। तो अगर आप कभी ये चाह रहे हैं कि जितनी आपको रेंज मिल रही है उतनी मैक्सिमम हाइट भी हो, तो आपको बॉल किस एंगल पर फेंकनी चाहिए आपको बताना है। ठीक है, करो ये, कर भाई सतीश ये क्वेश्चन कर। हम्म, रामपाल ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। देखो अब बेटा, आपको रेंज और हाइट दोनों चाहिए बराबर, तो कह रहा है कि बॉल किस एंगल पर फेंकनी चाहिए। तो रेंज हाइट दोनों बराबर। देखो रेंज और हाइट के एक साथ जिक्र हमने इस वाले फॉर्मूले में किया है। तो हम सभी को पता है कि H/R होता है tan θ/4। ये कह रहा है कि भाई अगर आपको हाइट x मिली है तो आपको रेंज भी x ही मिले। x/x हो गया tan θ/4 के बराबर। x से x कट गया तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। तो थीटा हमारा आ गया tan−1 4 के बराबर। तो आपको पेपर में tan−1 4 लिखा मिलेगा, है ना। अगर आपको tan−1 4 नहीं लिखा मिला तो इसकी अगर वैल्यू आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आएगी 76 डिग्री। 76 डिग्री भी आप याद कर लेना क्योंकि एक फैक्ट है ये। तो फैक्ट वाले में दे सकता है कि रेंज और हाइट अगर आपको बराबर प्राप्त करनी है तो बॉल किस एंगल पर फेंकें। तो एक्चुअल में क्वेश्चन वो पूछता है क्योंकि उसे पता है कि बच्चों को एक आदत होती है एंगल देखते ही 45 पे टिक लगाने की, ताकि वो 45 चिपका दे पेपर में। वो गलत हो जाएगा। तो रेंज और हाइट अगर आपको बराबर प्राप्त करनी है तो बॉल किस एंगल पर फेंकेंगे, इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। tan−1 4 यानी कि 76 डिग्री के एंगल पर फेंकनी है। सेकंड, एक वैरायटी इसमें और आती है इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कि अगर आप बेटा आप चाह रहे हैं कि रेंज जो है हमें हाइट के 4 गुना मिले तो हमें बॉल किस एंगल पर फेंकी जानी चाहिए। अच्छा मेरे भाई देखो आदत सी हो गई पढ़ाते पढ़ाते ना बेटा बोलने की, तो इसमें ऑफेंड मत होना। कल मैं एक बैच में पढ़ा रहा था, उसमें एक बच्चा ऑफेंड हो गया, जी आप तो हमारे जैसे उम्र से क्यों बेटा बेटा क्यों बोल रहे हो। तो इसे उम्र के हिसाब से मत समझो, गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से समझ लो, है ना। और कोई इतनी भी मेरी कोई आपसे तो ज्यादा ही उम्र है, कोई ऐसा मैं तो है नहीं कि 22 24 25 साल का हूँ, है ना। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे आ जाते हैं भाई कई बार, तो सबको ही हैंडल करना पड़ता है हमें। ये कह रहा है कि रेंज जो हाइट के 4 गुना है तो बॉल किस एंगल पर फेंकेंगे। ये वाला गलत मत करना अब, ये करो सभी। और देखो रेंज और हाइट की बात एक साथ कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला ये लगेगा। करो ये।
कुछ आंसर मेरे पास में आए हैं। टिंकू, भाई मैथ कमजोर है तुम्हारा, है टिंकू, लग रहा है मुझे। गजाला विजय प्रबंधु को सही है। देखो रेंज हाइट के 4 गुना है, तो अगर हाइट है x तो रेंज होनी चाहिए 4x। टेन थीटा बाई 4, x कट गया, 4 से 4 कट गया, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अरे यहाँ पे तो ये तो सबको पता है, टेन थीटा 1 तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। टेन थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो एंगल 45 डिग्री होगा। टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 पे, यहाँ पे टेन इनवर्स 1 नहीं लिखा मिलेगा। भाई ये तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, 0 की। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर 1 आ गई तो टेन थीटा 1 तो 45 डिग्री पे होता है। इसमें क्यों कर रहे हो तुम ऐसे जी, टेन इनवर्स 1? अरे ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, 76 डिग्री है ना। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो आपको पता होती है, हमें साइन कोस टेन वगैरह की, 0, 30, 45, 60, 90 वाली, ये फिक्स ही है ये। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे आपका आईक्यू लेवल और आप कितने ज्यादा अटेंटिव हैं पता चलेगा। ये बेटा मैंने क्या किया क्लास में, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। 45 डिग्री के एंगल पर मैंने एक बॉल फेंकी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप जी की वैल्यू 10 यूज कर सकते हैं। तो अगर हम एक काम करें, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर एक बॉल को हम 45 डिग्री के एंगल पर फेंकें, तो आपको बताना है कि कितनी रेंज मिलेगी, कितनी हाइट मिलेगी। रेंज और हाइट बतानी है आपको। करो ये। रेंज और हाइट के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखे हैं कल की क्लास में भी, और आज भी लिखवाए थे। देखो बेटा, रेंज और हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। रामपाल ने बड़ा सुंदर आंसर दिया। रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 45, जी की वैल्यू लेनी है 10, साइन 45 दूनी 90, एक हो जाएगा। तो बेटा रेंज आ गई 10 मीटर। अब देखो मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा, जैसी रेंज 10 मीटर आई तो आपको हाइट जो है वो अलग से सोल्व नहीं करनी। सोल्व अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम बॉल को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकें तो रेंज हाइट के 4 गुना होती है। तो अब अपने आप से हाइट को लिख देंगे 2.5 मीटर। तो जो बच्चा 5 मीटर लिख रहा है, दोनों को 10 लिख रहा है, यानी उनका बिल्कुल गलत है। भाई मुझे एक बात बताओ कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि अगर बॉल 45 डिग्री के एंगल पर फेंके जाए तो रेंज हाइट के 4 गुना होती है। तो आपको डायरेक्ट बस एक चीज निकालनी है, अगर हाइट निकालनी तो रेंज 4 गुना कर दो, और रेंज निकाल लिए तो हाइट उसको 1/4 कर दो। अगर आप देखो यहाँ से फॉर्मुलेशन निकालेंगे भी ना, तब भी आपका आंसर यही आएगा। अगर आप हाइट निकालेंगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला था ना। तो सोल्व कर लो आप इसे। तो u की वैल्यू कितनी है, 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, साइन स्क्वायर 45, जी की वैल्यू है 10, तो 0 से गया 0, 2 पंजे 10, साइन 45 होता है 1/√2, और साइन का स्क्वायर है तो उसका भी कर देंगे। तो 5/2 यानी कितना आ गया, 2.5 मीटर आ गया। आपने बेटा क्या करना है कि इस लॉजिक को ध्यान रखना था, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन आप और बताएंगे मुझे अभी। ये मैंने यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पर, और आपको बताना बेटा कि अगर इस प्रोजेक्टाइल को
मैक्सिमम हाइट तक जाने में T1 समय लग रहा है और मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लग रहा है T2 समय, तो कौन सा टाइम ज्यादा है? T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? कौन सा टाइम ज्यादा है, T1 की T2? मेरे को सही लिख रहे हैं नितिन नायडू? दोनों बेटा बराबर, दोनों इक्वल। देखो, किसी प्रोजेक्टाइल को बेटा जितना समय लगता है ऊपर जाने में, ठीक उतना ही लगता है नीचे आने में। दोनों टाइम बराबर हैं ये। T1 को हम बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने का समय, टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने का समय। और T2 को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का समय। तो लिखेंगे प्रक्षेप्य को जितना समय ऊपर जाने में लगता है, प्रक्षेप्य को जितना समय ऊपर जाने में लगता है, ठीक उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है। टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। तो बेटा ऊपर जाने में जो समय लगता है T1, यानी कि T1 का मतलब टाइम ऑफ असेंट, ये होता है U साइन थीटा बाई जी। तो अगर कोई पूछ ले कि प्रक्षेप्य को ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, U साइन थीटा बाई जी। नीचे आने में भी कितना समय लगेगा, बराबर U साइन थीटा बाई जी। अच्छा, ये बेटा ऊपर जाने का समय है और ये नीचे आने का समय है, तो टोटल टाइम क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ियन काल। भाई उड़ियन काल क्या होगा? टाइम का फ्लाइट का टाइम क्या होगा? भाई ऊपर जाने में जितना समय लगा प्लस नीचे आने में जितना समय लगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बन जाएगा T। तो T का मतलब है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ियन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ियन काल। और ये बेटा किसके बराबर होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 2U साइन थीटा बाई जी बनेगा, और ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखवाया था, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है? ऊपर जाने का समय प्लस नीचे आने का समय, दोनों समय होते हैं, ऊपर जाने का भी और नीचे आने का भी। ठीक है, तो अगर ऊपर जाने में लग रहे हैं 3 सेकंड तो नीचे आने में लगेंगे 3 सेकंड, तो टोटल हो गया 6। तो अगर पेपर में खाली ये पूछे कि प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगता है, तो U साइन थीटा बाई जी ही निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में कितना समय लगता है, U साइन थीटा बाई जी। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल समय पूछेगा तो फिर हम बताएंगे 2U साइन थीटा बाई जी के बराबर। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसे खत्म कर लेंगे आप अगले 20 मिनट में, और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्क पावर एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्य शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।